फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देख रहे हैं एयर इंडिया विस्तारा मर्जर इन एयर इंडिया ऑर्डर 470 प्लेन्स, बोइंग एयरबस डील एयर इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और एयर इंडिया से गवर्नमेंट ने कैसे एयर इंडिया को टाटा से ले लिया और वापस टाटा को ये एयर इंडिया सौंप दी गई। और टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन डील करके विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज कर रहा है। इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? भारतीय एयर इंडस्ट्री जो होती है वो 1932 में इसकी शुरुआत होती है, जो कराची से हवाई जहाज से उड़ान भरती है और मुंबई तक आती है। इस जहाज को उड़ा रहे थे JRD टाटा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से जाना जाता है। यह कराची से मुंबई डाक लेके चिट्ठी लेकर पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने उस समय JRD टाटा के पास एविएशन फ्लाइट उड़ाने का पायलट का सर्टिफिकेट था, इसलिए इनको अनुमति दे दिया गया और इस तरह से नींव पड़ी भारतीय एविएशन की। आजादी से पहले हमारे यहाँ वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे और देखते देखते टाटा अपनी बुलंदियां छूते गया और उस समय टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा देने वाली एयरलाइंस में हो गई थी। खुद JRD टाटा सफर किया करते थे और अगर कोई भी कमियां होती थी तो वो खुद उसको दूर करते थे। वो खुद एक पायलट थे और टाटा एयरलाइंस उस समय की सबसे बेहतरीन एयरलाइन हो गई। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ उस समय सरकार प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि एयर जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन के आई थी। तो नेहरू को जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को अंडरटेकिंग रख लेना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका नाम हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन 2 चरण में हुआ एयर इंडिया का। सबसे पहले 1947 जैसे देश आजाद हुआ 49%, उसके बाद 1953 में 100% एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट से। देखिए, जब किसी चीज को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है, राष्ट्र का पैसा होता है, नेशन वेल्थ होता है उसके पास। जैसे हमारी कोचिंग है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो पूरा पहले वैल्यूएशन निकालेगी। हाँ, इसका इस कोचिंग में इतना खर्चा है, इतने स्टाफ है, इतने तरह तरह के सामान, पैनल, कैमरा, ये सब लगे हैं, उसको एक्वायर कर लेगी तो हमारी कोचिंग हो गई राष्ट्रीयकरण। तो गवर्नमेंट जब किसी प्राइवेट चीजों को उसका पैसा दे देती है कि लो भैया, इतना तुम्हारा वैल्यूएशन हुआ और ये कंपनी हमें दे दो, तो वो चीजें हो जाती है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी के साथ टाटा एयरलाइन जो हो गई थी वो एयर इंडिया हो गई और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब जानते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी लोग का बोलबाला हो जाता है और धीरे धीरे एयर इंडिया के बुरे दिन चालू हो। और एयर इंडिया देखते देखते 70 सालों में इतना बुरा हाल हो गया कि प्रतिदिन एयर इंडिया को 20 करोड़ का लॉस लगता था। प्रतिदिन 20 करोड़ का लॉस हो गया। इतना हालत खराब हो गया एयर इंडिया को कि इसको हैंगर में रखने का भी पैसा नहीं निकलता था। गाड़ियां जो एयरलाइन जहां रहती हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसे हैंगर कहते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है। बहुत डिफिकल्टीज में चली गई एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लॉस उठाने से बेहतर है इसकी बोली लगा के इसे हैंड ओवर कर दिया जाए। तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था अपनी खोई हुई संपत्ति वापस लेने की। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, इसके पूरे फ्लीट यानी पूरे बेड़ा को एक्वायर कर लिया। 70 साल के वनवास के बाद जो JRD टाटा से एयर इंडिया को लिया गया था, वापस रतन टाटा को एयर इंडिया पूरे जो गलती नेहरू ने की उसको सुधारा मोदी जी ने। वनवास काटना पड़ा एयर इंडिया को वापस आने के लिए और ये गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन था। एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर होती है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो मिडिल क्लास या लोअर तबका है उसकी जरूरतों की चीजों को अपने हैंड ओवर मिले। जो प्रीमियम कैटेगरी की चीजें हैं वो प्राइवेट ही उसे अच्छे से हैंड ओवर कर पाते हैं, उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लेते हुए अपने सर से क्या जरूरत है बोझ लेने का, इतना घाटा हो रहा है, और रतन टाटा को सौंप दिया गया। अब जैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आती है, अब इसको पुनः रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसी क्रम में दुनिया के एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है 470 जहाजों का। हालांकि इससे पहले अमेरिकन एयरलाइन ने 450 जहाजों का ऑर्डर एक बार में दिया था 2011 में, लेकिन 2023 में 470 विमान का दिया गया। लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर की ये डील है। इस डील में 2 कंपनियों के पास ये डील जारी है। पूरी दुनिया में 2 कंपनी सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है कॉमर्शियल सेक्टर, एक बोइंग बनाती है, दूसरा एयरबस बनाती है। इन 470 विमानों में से 220 विमान बोइंग को ऑर्डर किए गए हैं
और 250 विमान एयरबस को ऑर्डर किए गए। यानी यह बाजी एयरबस के पलड़े में भारी है थोड़ा सा। देखिए बोइंग के जहाजों को जितना देखेंगे उसकी नंबर सीरीज 7 से स्टार्ट होगी, 737, 747, 777, 787। जब भी इस कोड का दिखेगा तो वो जहाज समझिएगा बोइंग का है। और एयरबस की जहाजें ए से शुरू होती है, 3 से स्टार्ट, A3 19, 20, 21, A3 350, A3 80, सबसे बड़ी जहाज है ये A380। ये अभी तक का मतलब कॉमर्शियल लेवल का है, जिसमें पैसेंजर को ले जाया जाता है। तो एयरबस की शुरुआत A390, 20, 21 ऐसे होती है, बोइंग की इस टाइप से होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं इन दोनों जहाजों में। अंतर देखने के लिए अगर देखेंगे तो ये ज्यादा एरोडायनामिक है, इसका थूथूर ज्यादा ऐसे निकला होता है, जबकि एयरबस का थोड़ा सा गोल टाइप का निकला होता है। और भी कई अंतर होते हैं। इसके जो इंजन होते हैं वो जमीन से काफी करीब होते हैं बोइंग के, जबकि एयरबस के इंजन जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। और भी इसका देखेंगे, इसका जो लास्ट का ये जो विंडो होता है वो इस शेप में होता है, जबकि एयरबस का एक सिम कार्ड के इसमें होता है। ये कॉस्मेटिक चेंजिंग है जिसे आप बाहर से देख के बता सकते हैं जहाज बोइंग का है कि एयरबस का। इंजन नीचे थुथुर निकला हुआ बोइंग का, गोल टाइप का है तो एयरबस का। डॉल्फिन शेप दोनों में वो शार्क सबसे शेप में। फेमस जो है वो बोइंग में है 737। दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा गया तो 737। ये छोटे से रनवे पे उतर सकता है, 180 से 200 की कैपेसिटी होती है। और एयरबस में A320, ये भी छोटे रनवे पे भी उतर सकता है, छोटे जहाज, छोटे बड़े किसी भी रनवे पे। और इसकी भी कैपेसिटी 180 से 200 पैसेंजर के बीच की होती है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया में। अभी देखिएगा बोइंग की पहचान चौकीला, इसे चौक निकला रहता है इसका थुथुर, इसका क्या रहता है गोल। एक और चीज होता है, इसके जो नोज व्हील के पास कवर बड़ा नहीं रहता है, इसके नोज व्हील के पास ये बड़ा सा कवर होता है। तो कुछ चीजें हैं कॉस्मेटिक जिसमें आप देख सकते हैं। अभी इन्हीं दोनों को ऑर्डर किया गया है, बोइंग और एयरबस को। इनके मैन्युफैक्चरिंग में 10 से 12 साल का लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी टाटा ने ऑर्डर किया अगले दिन से बन के आ जाएगा। पापड़ नहीं छानना है, जहाज बनना है। इंजन कहीं और बनते हैं, पार्ट पुर्जे कहीं और बनते हैं यहाँ पे, तो इसको काफी मेहनत होगा। रोल्स रॉय इंजन, मेनली रोल्स रॉय इंजन बनाती है। इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में रोल्स रॉय का एक दबदबा है। रोल्स रॉय कंपनी ब्रिटेन की है, वहां से इंजन होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, वहां पे एयरबस बनेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बोइंग यूएस की कंपनी है, वहां पे रोजगार मिलेगा। बोइंग में एक और चीज देखिएगा, बोइंग के कुछ जहाजों में ये हम्प निकला होता है, ये हल्का सा उठा रहता है। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि ये यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट। लेकिन बोइंग से ऑर्डर ये हट के लॉकहीड मार्टिन के पास चला गया। तो बेसिकली इसे इसलिए उठाया गया था ताकि आगे से कार्गो लोड किया जा सकते। बाद में इतना हैवी खर्चा हुआ था तो बोइंग ने इसे कॉमर्शियल एयरलाइन बना के मिलिट्री के जगह पे आम पब्लिक के लिए सौंप दिया। तो ये पूरी ओवरऑल की ये डील है। अब एयर इंडिया जो है उसके पास पहले से विस्तारा एयरलाइंस थी, इन दोनों को मर्जर किया जा रहा है। ये मर्जर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। विस्तारा एयरलाइन टाटा और सिंगापुर का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें टाटा का 51% हिस्सेदारी था और सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी से ये विस्तारा चल रही थी। जो लोग विस्तारा में सफर किए होंगे उन्हें पता होगा ये काफी प्रीमियम सर्विस देती है। इसको ऐसा लगता है कि हाँ फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। फुल सर्विस एयरक्राफ्ट उसे कहा जाता है। हालांकि एयर इंडिया भी फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। मतलब इसमें बिजनेस क्लास भी रहेगा, वीआईपी सीट, इकोनॉमिक भी रहेगा, प्रीमियम इकोनॉमी भी रहेगा, मतलब हर तरह की सीटिंग रहेगी यहाँ पर। तो इसकी फैसिलिटीज काफी बेहतरीन थी। एयर इंडिया की भी बेहतरीन थी, सरकारी हाथ में गया था तो गड़बड़ा गया था। अब इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, दोनों को आपस में मर्जर कर दिया गया। मर्जर से ये हुआ कि ये छोटी एयरलाइन थी, इसका मर्जर बड़ी एयरलाइंस में हुआ। टाटा इसमें भी था, टाटा इसमें भी था। अब बात अटक जाती है सिंगापुर एयरलाइन की, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी इसमें थी। डायरेक्ट आप बिना पूछे मर्जर नहीं कर सकते। तो सिंगापुर एयरलाइन का कहना था कि भैया एक काम करो, हमसे 2000 करोड़ और ले लो। तो सिंगापुर एयरलाइन मर्जर के बाद इसमें 2000 करोड़ रुपए और डालेगा और एक बड़ी एयरलाइन यानी एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी और टाटा की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। सिंगापुर एयरलाइन भी बहुत बेहतरीन 18 करोड़ में लिया और ये मर्जर के बाद 2000 करोड़ में एयर इंडिया के पास। इससे कई फायदे होंगे। देखिए, दो अलग अलग एयरलाइन के कर्मचारी कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि मान के चलिए ये वाला है विस्तारा का और ये है एयर इंडिया का। अब इसमें जहाज आने वाली है 10 बजे और इसकी जहाज आने वाली है 9 बजे। तो 9 बजे इसका पूरा स्टाफ बिजी हो जाएगा और इसका वाला टुकु टुकु देखेगा मेरी जहाज तो 10 बजे आने वाली है। तो लगेज काउंटर पे कोई पूरा बिजी है, कोई
फुल टू एकदम खाली बैठा है। तो अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो दोनों चार एक साथ काउंटर वर्क बन करेंगे, जाएगा। इससे कॉस्टिंग भी बचेगी, अलग सैलरी इनको ना देने के लिए, एक ही से क्या हो जाएगा, दोनों के हेल्प हो जाएंगे, एक साथ काम हो जाएगा। मतलब इसके अलावा दो ही अन्य रखेंगे, सारे चार स्टाफ में रखेंगे। देखेंगे बचे। बोर्डिंग काउंटर पे क्या है कि अगर विस्तारा की बोर्डिंग हो रही है तो एयर इंडिया वाला चुपचाप देखेगा मुंह, तो ये इसका हेल्प नहीं कर सकता, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि सबके ड्रेस हो अलग गया। होते हैं, सबके अलग अब होते एक हैं, ही काउंटर confuse होगा, हो जाएंगे यात्री दो सभी की से। जगह। तो अभी मर्जर से क्या हो जाएगा, स्टाफ भी कम स्टाफ मिलके, दोनों के स्टाफ मिलके ज्यादा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बसेज क्या होती है, सारे एयरलाइंस की अलग अलग बसेज होती हैं, वो तो भी अब एक ही हो जाएगी। विस्तारा की अलग, एयर इंडिया की अलग, मर्जर करने से दोनों को फायदा हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी। और भी क्या है, मेंटेनेंस मशीनरीज में ज्यादा कम करता है। जो पुश बैक एक ट्रक होता है, जहाज पीछे नहीं जाती है अपने इंजन के, हालांकि जा सकती है लेकिन इंजन पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसको ढकेल के पीछे करना होता है। तो अलग अलग एयरलाइन अपने लिए पुशबैक मशीन रखती है, ऐसा अलग अलग पैसेंजर को चढ़ाने लोड करने के लिए, खाने पीने से सामान लोड करने के लिए, लगेज चढ़ाने लोड करने अनलोड करने के लिए। तो अलग जितनी एयरलाइंस अलग अलग रहेंगे, विस्तारा अलग, एयर इंडिया अलग, तो क्या अब है एक कि ही हो गई। एक ही चीज के लिए दो बार खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे क्या है कि मर्ज कर दिया गया, एक ही से काम हो जाएगा, दोनों का इसमें फायदा हो जाता है। सफाई कर्मचारी सबके अलग अलग होते हैं, मर्जर के बाद सबके सफाई जरूरी होता है। दोनों का जब मर्जर हो जाएगा तो पायलट भी हैं, इसके पायलट इसको उड़ा सकते हैं, इसके पायलट इसको उड़ा सकते हैं। दोनों का मर्जर होने से ये फायदा है। केबिन क्रू इसके भी, दोनों के मर्ज हो जाएंगे। इस मर्जर और 470 प्लेन के डील से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि टाटा अब इंडिया में ही एक एरोनॉटिक्स एकेडमी डालेगा, जहां पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। एक जहाज पर लगभग 12 पायलट की जरूरत होती है, तो लगभग 6000 पायलट की जरूरत तो इनको टाटा को ही पड़ने वाली है। तो 6000 पायलट की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे जगह भेज के सिखाने पायलट की का क्या डिमांड जरूरत हो गया है, भाई। इंडिया में ही एक एकेडमी डाल दीजिए, साथ में एक मेंटेनेंस सेंटर डाल दिया जाएगा, क्योंकि भारी भड़कम जहाज है, यहीं पे इंजीनियर रहेंगे, अपना मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस और एविएशन में काफी ज्यादा इसमें कॉस्ट कटिंग होगी, और एयरलाइंस में कॉस्ट कटिंग रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो हर जगह से आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। इससे कर्मचारी भी बचेंगे, दोनों के मर्जर से कई सारे कर्मचारी, चाहे वो मेंटेनेंस हो या ग्राउंड फोर्स की स्टाफ हो, इससे फायदा एक और होगा, ज्यादा से ज्यादा रूट कवर होगा। छोटे से छोटे गांव तक में भी, मतलब छोटे से छोटे शहर तक में भी एयरलाइंस अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो उसे पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, एक जहाज जो होती है उसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं, तो टाटा जो 470 प्लेन का ऑर्डर प्लेस किया है, इसके लिए 65,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 65,000 लोगों को तो डायरेक्ट इसने रोजगार दे दिया, यानी 65,000 घरों का चूल्हा जलेगा इस एक डील की वजह से। एक जहाज पे अगर आप 12 पायलट लेते हैं तो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग है। हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं। इंडिगो एक जहाज को ऑपरेट करने के लिए 95 स्टाफ को रखता है, इसमें पायलट, क्रू और ग्राउंड फोर्स सब शामिल है। 95 ऐसे समझिए, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी तो 8 घंटे ही काम करने की है, मशीन की कैपेसिटी तो 24 घंटा उड़ाओ भैया उसको। एक सुबह की भी फ्लाइट है, रात में भी फ्लाइट है, तो इस 95 को आप 3 स्लॉट में बांट सकते हैं, 8-8 घंटा करके, यानी 30-30 के स्लॉट में 3 स्लॉट इसको रखेगा। आप ऐसे ओवरव्यू में समझिए कि एक बार में 95 नहीं रहते। अगर कोई जहाज है, सुबह 9 बजे उतरा, फिर इसकी एक अगली फ्लाइट रात 2 बजे तक है, तो जो स्टाफ सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया था उसको आप रात 2 बजे तक नहीं रखेंगे ना, उसके लिए एक अलग स्लॉट रखेंगे। तो ये 95 क्या है ना, इसमें स्लॉट भी बटे होते हैं, लेकिन इतना माइंड मेकअप करके इंडिगो चलती है कि उसके पास एक एयरक्राफ्ट है, 95 एवरेज स्टाफ लेके चलती है। वहीं एयर इंडिया 141 लोगों को लेके चलती है, उसके हिसाब से इतने चाहिए। कतर एयरवेज जो है उसमें 133 लोगों की जरूरत होती है एक फ्लाइट के हिसाब से, ठीक है। जबकि अच्छी सुविधा देने के मामले में एमिरेट्स और एतिहाद पूरी दुनिया में फेमस है कि एमिरेट्स में 231 क्रू मेंबर की टोटल इसमें जरूरत पड़ती है, 231। हम अभी लास्ट एतिहाद टाइम के लिए एमिरेट्स में गए 211 थे ना, पाकिस्तान एयरलाइन बेकार थी, पीआईए के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। एक जहाज ऑपरेट करने के लिए 550 लोग। भैया अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छे लोगों को रखो, ज्यादा काम करेंगे सब। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है किसी देश में, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी, तो अभी इन लोगों ने भी घटाया कि भैया दुनिया के इतने अच्छे अच्छे जहाजों को उड़ाने के लिए इतने कम लोग मिलकर अच्छे से उड़ा दे रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहा है जो इतने जरूरत है। भ्रष्टाचार समझते हैं, आज उसकी दुर्दशा इसी वजह से हुई है। करप्शन किस हाई लेवल पे गया है जिसका कोई हद नहीं, पता नहीं क्या कर रहे थे उसके एविएशन वाले, ये सब चीज नहीं देख रहे थे। देखिए, इस डील में 2 तरह के जहाजों को शामिल किया गया है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट और नैरो बॉडी। वाइड बॉडी मतलब चौड़े जहाज, नैरो मतलब पतले। नैरो जहाज में बीच में बस एक रास्ता होता है, 3 सीट इधर 3 सीट इधर होती है, यानी 6 सीट होती है। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से बाईं ओर से शुरू होता है, ए से उधर एफ तक जाता है। उसमें wide body दो में और चौड़े बीच में aircraft 4 या होते हैं, उसमें 2 5 रास्ते होती हैं होते हैं। उसमें। एक रास्ता ये हो हाँ, गया, ये। एक रास्ता ये हो गया।
इसमें कुछ सीटें इधर होती हैं, कुछ बीच में होती है, कुछ उधर होती है। ये तो अभी शॉर्ट के airlines लिए की होती अपनी हैं, ये seating लॉन्ग arrangement जैसे के बहुत हिसाब से ज्यादा अपना set दूरी करते हैं। वाले But में ये ये चौड़ी होती होती है, ये पतली होती है, ठीक है। दुनिया में ज्यादा ये नैरो बॉडी ही चलती है, लेकिन जब लंबी दूरी तक जाना जब होता है, इंडिया में जा रहे wide थे तो body शॉर्ट aircraft वाली को में ये था, prefer किया उसमें जाता वो है। था। कुछ लोगों का कहना है कि विस्तारा ज्यादा सुविधा देती थी एयर इंडिया के तुलना में। देखिए, एयर इंडिया सुविधा बहुत अच्छी देती थी, बशर्ते ये सरकारी हाथ में चली गई थी। अब विस्तारा का मर्जर इसमें क्यों कर दिया गया, जिसके रीजन है, एयर इंडिया के पास रूट ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा, एयरक्राफ्ट ज्यादा। ये अभी नई एयरलाइंस थी और छोटी है, हालांकि इसने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बुलंदियां हासिल करी। इससे एक और प्लस पॉइंट है अच्छी एयर इंडिया के reputation है साथ। उनकी। एयर इंडिया स्टार एलायंस का ग्रुप है। देखिए, पूरी दुनिया में एयरक्राफ्ट की अपनी एक लॉबिंग चलती है, गुटबाजी चलती है, ग्रुप चलती है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो स्टार एलायंस का है। स्टार एलायंस में 26 एयरक्राफ्ट कंपनियां आती हैं अलग अलग। ये दुनिया में 3 ग्रुपों में सबसे बड़ा एक ग्रुप है वन वर्ल्ड, एक ग्रुप है स्काई टीम। उसमें सबसे प्रीमियम ग्रुप जो होता है उसको कहा जाता है स्टार एलायंस। स्टार एलायंस की फ्लाइटें इंटरनेशनली ज्यादा रूट कवर करती हैं। उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे एयरपोर्ट पे इजीली स्लॉट मिल जाता है, जिससे कि वो वहां पे लैंड कर सकते हैं, इजीली सुविधाएं मिल जाती है। इस स्टार एलायंस के 26 एयरलाइंस के ग्रुप में एकमात्र इंडियन कंपनी एयर इंडिया है। बाकी इंडिया की कोई कंपनी नहीं है किसी ग्रुप में यहाँ पे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इंटरनेशनल रूट कवर करने में एयर इंडिया को आसानी होती है। और एयर इंडिया स्टार एलायंस के ग्रुप में 2014 में शामिल हुआ था। इसलिए जो लोग फ्लाइट में सफर किए होंगे वो देखिएगा, एयर इंडिया 2014 मींस मोदी जी के आने के देखिए, टाइम। इसके थुतुर के पास कब देखिए, हुआ? छोटा सा लोगो दिख रहा है, ये स्टार एलायंस का नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये ग्रुप, ये लोगो जो है स्टार एलायंस का है। स्टार एलायंस, स्टार एयरलाइन मत सोच लीजिएगा, ये तो जहाज की वो दूसरा कंपनी है। अच्छा। ये ग्रुप का नाम है स्टार एलायंस। ये एलायंस है, स्टार ग्रुप, एयर है। और ये स्टार एयर है। इसको ये तो एक अलग कंपनी है। तो आप एयर इंडिया के जहाजों पे देखेंगे, इससे क्या है, इंटरनेशनल रूट कवर करने में इजी हो जाता है। तो एयर इंडिया से फायदा ये होगा, एयर इंडिया और विस्तारा को वाह, मिलाने ऐसी से, बन रही है पूरी क्योंकि sleeping विस्तारा की वाली। फैसिलिटीज अच्छी थी, उसमें बिजनेस क्लास भी बहुत बेहतरीन था। लंबी दूरी करने के लिए बिजनेस क्लास ज्यादा प्रीफर किया जाता है, मतलब बिजनेस क्लास पैसा भी तो प्रीमियम होना लोगों चाहिए। के लिए होता है। हालांकि इकोनॉमी में ऐसे सीट दे दिया जाता है नॉर्मल बैठने के लिए सब में। ना इंडिगो पूछो, देखिएगा क्या तो बुरे हाल इकोनॉमी होते हैं। केवल उसमें सारा का सारा इकोनॉमी ही है, सारा सीट ऐसा ही मिलेगा आपको, इस टाइप का बिजनेस सीट नहीं मिले। हालांकि इकोनॉमी से ये 3 से 4 गुना महंगा वही होता तो कह रही हूँ। है, ये ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि इसमें ना सीटिंग कैपेसिटी नहीं, अच्छा होता है, comfortable होती है। गद्दादार सीट देता है बढ़िया से, तो काफी फैसिलिटीज। पर इतना फिर भी वर्थ इट नहीं होता जितना पैसा उसके लिए, इतने से थोड़े से कंफर्ट के लिए। तो स्टार एलायंस का ग्रुप होने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा एयर इंडिया को, वो ये फायदा होगा कि इंटरनेशनल रूट को कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल रूट को देखिएगा तो इंडिया का वहाँ दबदबा बहुत कम है। वहाँ पे थाई एयरवेज है, एहतियात है, एमिरेट्स है, ब्रिटिश एयरवेज है, ये अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा है। हम लोग का डोमेस्टिक में Lufthansa दबदबा है। है, डोमेस्टिक में, लेकिन इंटरनेशनल रूट में हम लोग का दबदबा नहीं है। तो इससे क्या है, पहले तो होता इंटरनेशनल था। रूट में हम लोग को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट में जो घरेलू उड़ान है उसमें 56% हिस्सेदारी इंडिगो की अकेले है। वहीं एयर इंडिया ग्रुप की जो 3 एयरलाइंस है, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला देंगे तो 24% हिस्सेदारी है। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर के बाद टाटा एक लंबी छलांग लेने वाला तो है। है। अब भारत में एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन हो, अच्छी बात है, अच्छा। सर्विस अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज अच्छी पैसे मिलेगी, भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे। किराए में हाँ, कमी आएगी। exactly। एक आम इंसान भी सफर, हवाई सफर को अच्छे से कर सकता है। अब टाटा की एयर इंडिया अगर इतना बड़ा ऑर्डर कर रही है तो जो इंडिया में सबसे बड़ी घरेलू उड़ान को इंडिगो देखती है, वो शांत तो बैठेगी नहीं। उसने क्या इंडिगो की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी, उन्होंने 100 जहाज का ऑर्डर दिया था। 2011 में 180, 2016 में 400 जहाजों का, 2020 में 300 जहाजों का ऑर्डर दिया था। अभी इसमें से आधे जहाज ही आए हैं, अभी आधा बाना बाकी है। यानी एयर इंडिया की तो जहाजों का आना ही चालू हो गया 2030 के आसपास में। उसके पहले एयर इंडिया की ये सारी जहाजें आने लगेंगी। और अभी खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया को देखकर इंडिगो एयरलाइंस भी, जो ये सारी जो इंडिगो की एयरलाइंस है, इसने भी अभी लगभग 500 और जहाजों का, नए जहाजों का ऑर्डर का मन बना लिया है। और अगर ये रियलिटी में हो जाता है तो पूरी दुनिया के एविएशन में भारत का दबदबा हो इंडिया जाएगा। में। क्योंकि अब ये क्या है ना, इंडिगो भी तो शांत बैठने वाला नहीं है। इंडिगो क्या कर रहा है, ये अपने नए रूट्स को आगे कर रहा है। वर्जिन
एयरलाइंस के जो इंडिगो में ये कहाँ पे आ गया? रिचर्ड ये ब्रेंसन सोचती है, रही, उन्होंने मैंने कहा देखा था ही कि अगर आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है तो अरबों रुपए के साथ, मतलब एक हैवी कैपिटल के साथ आपको एयरलाइंस इंडस्ट्री चालू करना चाहिए, क्योंकि एयरलाइंस में वही जो जी सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत खर्चीला इंडस्ट्री होता है ये एयरलाइंस इंडस्ट्री यहाँ पर। अब देखिए भारत में क्या है, आज की ये कंपनियां इतने जहाजों को क्यों खरीद रही हैं? इतनी ज्यादा जहाजों को खरीदने के रीजन भी है भारत सरकार का उड़ान योजना। भारत सरकार बहुत सारे नए एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रही है और लगभग 90,000 करोड़ रुपए से नए नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बनाया जा रहा है नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को। अभी लंबा समय लगेगा उसमें, 90,000 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अभी भारत में घरेलू उद्योग में, घरेलू उड़ान में केवल 5% लोग जो हवाई जहाज का सफर करते हैं, 5%। सोचिए अगर 5% सफर करते हैं तो ये हाल हो रहा है। जिस दिन अगर ये 15 से 20% सफर होने लगेगा, अगर ज्यादा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, अच्छे एयरपोर्ट, अब जैसे पटना एयरपोर्ट जैसे नहीं 9,000 फीट रनवे होना चाहिए, 7,000 है यहाँ पे, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ पे, उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता है बिहार को। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करने लगेंगे तो इससे ज्यादा एयरलाइंस को मुनाफा होगा। टाटा की एयर इंडिया सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। वहीं इंडिगो जो है टर्किश एयरलाइन के साथ ऐसा टाई अप कर रही है। आखिर इस टाई अप के पीछे मेन रीजन क्या है समझिए। ये लोग बड़ी खुशहाली में खुश हो रहे हैं लोग, अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा मेन क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाटा सिंगापुर के साथ टाई अप कर रही है, इंडिगो टर्किश एयरवेज के साथ टाई अप करी। इसका मेन रीजन समझिए, सिंगापुर का इस एरिया में दबदबा है, सिंगापुर एयरलाइन का इस एरिया में दबदबा है। टाटा के टाई अप से ये मार्केट पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, एशिया वाला। वहीं अगर आप बात करेंगे टर्किश एयरवेज की, टर्किश एयरवेज की यूरोप और अमेरिका में दबदबा है। कोई दबदबा इंडिगो नहीं की इसके टाई अप होने से पूरी तो सुनना ही नहीं है टर्किश एयरवेज का भी। टर्किश का जहाज जीरो का दबदबा हो दबदबा, अच्छी बात है। इन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ से जहाज खरीदा गया बोइंग, इनको लग रहा है इनके यहाँ से एयरबस खरीद लिया गया। ये इंग्लैंड वाले खुश हो रहे हैं कि रोल्स रॉय का इंजन अरे भैया एक के बार ना खरीदा गया, खरीदाया तो एक के बार, उड़ेगा दिन में 20 बार। और जब उड़ेगा तो इन लोगों की जो एयरलाइंस की कंपनी मार, ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, इन लोग का दबदबा अब कम हो जाएगा यहाँ पर। इससे बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा ग्लोबल एविएशन मार्केट में। आई होप आप उसे समझे होंगे। अभी नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसकी भी जांच रिपोर्ट आ गई। वो विमान क्यों दुर्घटना हुई थी, एक पायलट की छोटी सी गलती से इतने लोगों की जान चल गई, इसको भी हम समझेंगे लोग अभी उसको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग का एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, इसके भी एक हफ्ते के अंदर बैच आ जाएंगे, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का भी। और आपका 21 तारीख से फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा सुबह 9 बजे से। फिजिक्स के बैचेज जो होंगे जितने लड़के हैं वो एप्लीकेशन में 21 तारीख से सुबह 9 बजे एनसीईआरटी के लिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझेंगे। मेरे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बहुत इन डेप्थ अच्छा समझाया सब जो हो रहा है। और जो लास्ट में उन्होंने बोला था टर्किश एयरलाइंस, भाई यहाँ पे तो कोई चलती नहीं है, एटलीस्ट इस एरिया में। तो यूएसए में तो हमने कभी देखा ही नहीं है, टर्किश वो इतना नहीं उसका चलता। बेसिकली डेल्टा मेरे ख्याल से जो आपको विद इन यूएसए, जैसे अगर हमें इंडिया जाना हो तो डेल्टा मोस्टली होती है, डेल्टा होती है और यूएस एयरलाइंस होती है, ये दो होती हैं मेन, मोस्टली यही होते हैं जिसमें हमने ट्रैवल किया है। विद इन जो पहले आप यूनाइटेड भी है, हाँ यूनाइटेड भी है, यस यूनाइटेड। तो वो आप जैसे यहाँ से जा रहे हो तो कहीं एक स्टॉप हो जाएगा यूएसए का, और उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट अगर आपका ट्रिप है तो वो वहाँ करेगी, यहाँ वो जाएगी किसी और आउटसाइड ऑफ यूएसए, वहाँ रुकेगी। फिर आपका जो लॉन्गर पाथ होगा, जो ज़्यादा ड्यूरेशन वाला है, वहाँ से दिल्ली तक का, वो फिर आप अपनी एयर इंडिया या इमिरेट्स उनकी फ्लाइट से जाते हो। जनरली तो मैंने जब भी हम गए हमने तो यही देखा है। पर ये जो इंडिया कर रहा है, दिस इज़ अमेजिंग। वही कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम हवा में भी राज करें। राइट, इसमें मेन पर्पस ये था कि जितनी भी इंडिया की जनता आती है वो दूसरी एयरलाइंस यूज करके आती है इंडिया के अंदर, जो बाहर से आ रही है। और यही मोदी जी ने देखा होगा कि हमारे लोग जो हैं दूसरी एयरलाइंस के थ्रू क्यों आ रहे हैं, अपनी एयरलाइंस क्यों नहीं है, इसीलिए अपनी एयरलाइंस आ रही हैं। उससे बहुत अच्छा होगा। अभी बहुत पैसा जो है इतिहाद वाले और ये इमिरेट्स वाले पूरा पैसा खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। इतनी ग्रेट नहीं है, मगर जो भी भारतीय वापस आता है उनको एलियन टाइप लगती है पूरी एयरलाइन। हाँ, अपना आप उनकी लैंग्वेज देखिए, आप उनकी अनाउंसमेंट देखिए, वहाँ पे उनका एक बंदा नहीं बैठा होता उस एयरलाइन में, मगर वो अपनी जो है लैंग्वेज में चीज़ें बोलते हैं, राइट। क्योंकि वो उनकी एयरलाइन है तो उनको ऑफिशियली बोलना ही है। मगर बहुत ही आयरॉनिक है ये कि आप इमिरेट्स में आते हैं और आपको लगता है अरे यार ये इसमें अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा भी तुम्हारे रीजन का नहीं है, एक आध बैठा होगा उसके लिए। हाँ, तो इसीलिए जो है ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि आप इंडिया जा रहे हैं किसी और एयरलाइन में,
तो ये अच्छा हो जाएगा कि यहाँ से सीधी जो है, और मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कहा था यूएस के काफ़ी सारी सिटी से डायरेक्ट जाएंगी अब इंडिया। सिर्फ आप अभी जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, यही नहीं है, और भी इंक्रीज करने वाले मेजर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। तो बहुत ही अच्छा काम किया मोदी जी ने। सीधा ये देखा कि भारत के लोग जो बाहर जा रहे हैं और वापस जो आ रहे हैं वो सारे हमारी एयरलाइंस में आएंगे, उससे बेस्ट सर्विस मिलेगी, प्राउड फील होगा, और तुम्हें टॉप क्लास जो है सबसे सस्ते पैसों में भी मिलेंगे, सस्ते पैसे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तुम्हें खुशी होगी कि तुम उसी वक्त ही तुम्हें लगेगा अच्छा हमने घर जा रहे हैं, खाना भी तुम्हें इंडियन मिलेगा, तुम खुशी खुशी खाओगे। आप किसी भी कंट्री से जो बाहर है जब बैठते हैं एयर इंडिया में, आपको लगता है अच्छा अब ये अपने देश ही पहुंच गए, अपने उसी वक्त इंस्टेंट कि वहां पहुंचे। तो बहुत अच्छा हो रहा है एंड वेरी नाइस, और कंपटीशन बढ़ेगा विच इज गुड, वेरी नाइस। और इवेंचुअली तो गोल ये है कि अपनी एक कंपनीज होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चर करें एयरप्लेन्स, वो भी आएगा। जिसे इतना पैसा जो है बोइंग वगैरह एयरबस को जा रहा है, ये काम खत्म। मोदी जी का स्टेप बाय स्टेप है, उसके बाद अपने प्लेन्स आएंगे कि हमें चाहिए नहीं, अब सारी एविएशन हमारी अपनी है। अब देखो मेरे को याद आ रहा है, मोदी जी ने एक बोला था, मुझे याद है कि मैंने जो हवाई चप्पल वाले भी हैं वो भी अब प्लेन में सैर करेंगे, मतलब उस टाइप से। हाँ, और देखिए एग्जाम्पल है जैसे चाइना के अपने प्लेन्स हैं, रशिया के अपने प्लेन्स हैं, वो लोग अपने ही प्लेन्स यूज करते हैं। इसी तरीके से इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। फ्यूचर में इंडिया के ही अपने प्लेन्स होंगे, किसी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमाल कर रहे हैं, अब ऐसी होना चाहिए। इंडिया शुड बी रूलिंग यार, मजा ही आ गया, हवा में हमारा राज। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।